स्वागत है आप सबका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल फन ऑफ साइंस विद कौशिक पे। मैं आपका कौशिक शिवम आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमें पहले से पता है कि हम एक सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिस सीरीज के अंदर में हम लोग कक्षा 10वीं की सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के व्यू से हम लोग साइंस का पूरे चैप्टर कवर कर रहे हैं। इसे मैंने साइंस सीरीज का नाम दिया है और इस साइंस सीरीज में हम लोगों ने बायोलॉजी से शुरुआत किया है, जिसमें मैंने लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको इसके पहले बताया है, जिसमें मैंने ये बताया कि वो कौन ऐसे क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम किसी भी जीव को लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। तो आई होप कि आप सब को वीडियो समझ आया है, और अगर आप सब ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। तो भरोसा है मेरा कि आप लोगों को चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा वीडियो, जिसमें मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। और मैंने कुछ बात किया था कि हाँ, किस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी वस्तु तो वो लिविंग होगा, जिसमें मैंने मेटाबॉलिज्म वगैरह बहुत सारे प्रोसेस की बातें की थी जो मैं इसके पिछले वीडियोस में है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस को हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। तो ये जैव प्रक्रम क्या है? तो वैसा प्रोसेस, ये एक वैसे प्रोसेस है जो किसी भी जीव के जीवन को चलाने के लिए जरूरी होता है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी जीव के जीवन के क्रम को चलाने के लिए जरूरी होता है, उसे हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसको अगर हम इसका डिफाइन करना हो तो एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोग का अल्टीमेट एम ही है कि हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए एनसीईआरटी का डिफिनीशन है all the process which is used for maintain all the function of life is commonly called life process। इसमें एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे जैसे जो कॉम्प्लेक्स जीव है, यानी हमारे जैसे जो बहुकोशिकीय जीव हैं, उनके अंदर में हम लोग देखें तो हमारे अंदर डाइजेशन यानी पाचन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, सर्कुलेशन यानी परिसंचरण, और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन आदि आदि अनेक सारे प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। इन्हीं सबको कंबाइन करके हम लोग इन्हीं को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। और कहीं ना कहीं ये जितने भी प्रोसेस हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल हैं, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही हमारा जीवन निर्भर करता है। अगर इनमें से कोई एक भी प्रोसेस अगर नहीं हो तो हो सकता है कि हमारा जीवन संभव नहीं है, इसीलिए इसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब देखिए, अब इस लाइफ प्रोसेस को भी मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत है किसकी? तो एनर्जी की। एक चीज जो एनर्जी की जरूरत है। अब जैसे आप सभी ने कक्षा 9वीं में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि वहां पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ नाम से वो चैप्टर है, तो आपने कक्षा 9वीं में इस बात को पढ़ा होगा कि किसी भी सेल को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। मतलब कोई भी सेल है, उस सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको रिएक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए, या उसके जो भी प्रक्रियाएं हैं उसके लिए एनर्जी की जरूरत है सेल के अंदर। अगर आप लोगों ने अगर कक्षा 9वीं में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, या आपको वो वीडियो समझ में नहीं आया है, तो चिंता नहीं कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं के लिए सीरीज लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं सबसे पहला चैप्टर सेल ही कवर करूंगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो आप लोग आसानी से उसे कवर कर सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये जो है लाइफ प्रोसेस, जैसे हमने समझ लिया कि हमारे शरीर को, जैसे कि हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब वो एनर्जी किस फॉर्म में कैसे लेते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। क्या? तो एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अ सोर्स कॉल्ड फूड। अब एनर्जी आता कहां से है? तो अल्टीमेटली एनर्जी वहीं से आएगा जो हम फूड खाते हैं, जो हम मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइट लेते हैं। उसके अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे पेट में जाने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटते हैं, जैसे हमारे प्रोटीन हो गए, एमिनो एसिड हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गए, स्टार्च हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। इन सभी चीजों में टूटते हैं जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में उसकी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है कि वो आते कहाँ से हैं। तो वो फूड से आते हैं, यानी खाना भोजन से आते हैं। जो भोजन हम लोग खाते हैं उससे आते हैं। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि उस एनर्जी का जो एक रूप है, वो एनर्जी जो आता है वो कहां से आता है? फूड से आता है। यहां तक आप, आई होप आप सबको क्लियर होगा। अब आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन। अब ये फूड, अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इसको मतलब एज इट इज बोल सकते हैं कि ये भी एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन ये भी एक प्रोसेस है जिसको हिंदी में हम लोग पोषण बोलते हैं, पोषण। तो ये क्या है? द प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब देखिए, हम लोग खाना खा रहे हैं, एक आउटसाइड सोर्स को हम लोग अंदर ले रहे हैं, और वो आउटसाइड सोर्स जाके हमारे बॉडी में एनर्जी का रूप ले रहा है, इसको न्यूट्रिशन बोलेंगे। हम सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन एज आउटसाइड सोर्स के रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं, और वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा यानी अल्वोलाई के पास जाके वो डिफ्यूजन करके एनर्जी में चेंज होता है, जो कि ग्लूकोज में चेंज होता है, और ग्लूकोज जाके सेल लेवल पे पायरुवेट में टूट के अलग अलग उसका प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एनर्जी बनता है या एनर्जी रिलीज होता है, तो वहां पे एनर्जी का मतलब एनर्जी का रोल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो हमारे, हम लोगों ने समझ लिया कि बाहरी सोर्स को हमारे बॉडी के अंदर ले जाने के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मिलता है किससे है? तो फूड से मिलता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम्पल के लिए। देखिए, जैसे कि बहुत सारे इस धरती पे जितने भी लगभग जितने भी जीव हैं, वो जो एनर्जी ले रहे हैं, वो एनर्जी अधिकतर किसके फॉर्म में है? कार्बन के फॉर्म में है। कार्बन के फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं। तो किसके फॉर्म में एनर्जी ले रहे हैं? मोस्टली कार्बन रिच फूड ले रहे हैं। अब देखिए, एक बात और एनसीईआरटी ने बोला है। एनसीईआरटी ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सेकेंड पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में थर्ड लाइन में एनसीईआरटी ने बोला है, इफ वी सी न्यूट्रिशन साइकिल। यहाँ पे न्यूट्रिशन साइकिल नहीं लिख के वहां पे उसने कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनिमल के बारे में दर्शाया है। क्या बोला है? इफ वी सी न्यूट्रिशन साइकिल वी कैन सी दैट environment is not control of single organism, it is a complete chain, this is known as, मैंने इसको ब्लैंक्स रखा है। क्यों रखा? इसमें एक गुण रहस्य छिपा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। मैंने ब्लैंक रखा था इसको इसीलिए कि यहां पे मैं आपके सामने इस चीज को बताऊंगा। क्या कह रहा है कि अगर हम न्यूट्रिशन साइकिल को देखें, अगर हम पोषण चक्र को देखें, तो इन्वायरमेंट जो है हमारा, जो ये वातावरण जो है, वो किसी एक जीव के ऊपर निर्भर नहीं है। वो एक जीव के ऊपर निर्भर नहीं है। हल इसका मतलब ये है कि हमारे जो इकोसिस्टम को चलाने के लिए हर जीव की भागीदारी बराबर है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक जीव एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने एक काम किया, मेरे पास ऐसी कोई पावर आ गई, हालांकि ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे कि हमारा जो वातावरण जैसे चल रहा है, इस अनुसार अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि ये आगे देखने को मिल सकती है हमें। लेकिन अभी के समय के लिए, अभी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये बात ये है कि अगर हमने
हिरन के पूरे प्रजाति को खत्म कर दिया। मेरे पास कोई ऐसी पावर आई, मैं हिरन के पूरे प्रजाति को खत्म कर दिया। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि अगर मैं हिरन के प्रजाति को खत्म करूंगा तो साथ ही साथ उसके शेर की भी प्रजातियां, शेर की भी समष्टियां नष्ट हो जाएंगी। यानी शेर की भी जितने मतलब कि जितने भी उसके फैमिली है सब नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं शेर का जो जीवन है वो किस पे डिपेंड कर रहा था? हिरन पे डिपेंड कर रहा था। तो शेर का जीवन हिरन पे डिपेंड कर रहा था, तो हिरन को मारे तो हिरन को खत्म कर दिए तो शेर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि शेर को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वो अपने बॉडी का फंक्शन नहीं कर पाएगा, और बॉडी का फंक्शन नहीं कर पाएगा यानी जिंदा नहीं रह पाएगा। यानी धीरे धीरे करके हम शेर की प्रजाति को भी लुप्त कर देंगे। इसीलिए कहते हैं कि हमें पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना चाहिए। और हाँ, और एक बार अगर हम मान लीजिए शेर को मारते हैं तभी भी दिक्कत है। अगर हम शेर को अगर मार देते हैं तो एक साथ इतने हिरन हो जाएंगे, इतने हिरन हो जाएंगे कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो शेर शिकार करता है तो लोग कहते हैं कि हाँ वो मार के खा गया, वो गलत किया। नहीं भाई, पर्यावरण की संतुलन को बनाए रखने के लिए शेर का शिकार करना भी जरूरी है। शेर का शिकार करना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक वो मार के खाएगा नहीं तब तक प्रकृति का संतुलन नहीं बनेगा। यही बात को एनसीईआरटी ने दर्शाया और बताया है। हालांकि ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को डिटेल में बताया गया है। इसके ऊपर डिटेल में चैप्टर है इकोलॉजी में, डिटेल में इसे दिया गया है क्लास 12वीं के इकोलॉजी चैप्टर में, बायो के। लेकिन मैंने एक छोटा सा हिंट्स दे दिया जो कि मेरे को लगा कि हाँ मुझे यहाँ पे समझाना चाहिए। अब देखिए क्या है। अब एक और बात, एक और एग्जांपल दिया है। हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर एग्जांपल दूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन, हमारा श्वसन। कैसे है? तो श्वसन के लिए हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और वो ऑक्सीजन एल्वोलाई के पास जाता है। लंग्स के रास्ते से होते हुए लंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एल्वोलाई, उसके पास जाता है, जिसको फुफ्फुस बोलते हैं, उसके पास जाता है। एल्वोलाई के पास धमनियों का यानी ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है और वहां पे रेड ब्लड सेल जो क्या करता है, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वहां पे रिएक्शन करता है और रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर देता है और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर देता है और ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेता है और फिर उस ऑक्सीजन को लेकर टिश्यू के पास जाता है और फिर वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज करके CO2 को ले लेता है, वापस बुला लेता है। इस तरह से प्रोसेस चलता है। इसमें यही हीमोग्लोबिन रिएक्शन करता है, जिसको हम डिटेल करेंगे सर्कुलेशन में। तो कुछ जीवों में ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और कुछ जीवों में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो इसी को मतलब किसी भी जीव के अंदर में उसके कॉम्प्लेक्स ऑक्सीजन के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को टिश्यू के पास जाके वहां पे मतलब एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में टूटने के क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उसी को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। और रेस्पिरेशन जो है न्यूट्रिशन का ही पार्ट है, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसका एग्जांपल दे रखा है, इसीलिए मैंने आपको भी बता दिया। आई होप ये बात आप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार यानी पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे भाई इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूं, तो ऑफलाइन के क्लास में भी हमारे बच्चे इस गलती को किए थे और ज्यादातर मैं बच्चों को देखता हूँ जो 8वीं 9वीं पास करने के बाद 10वीं में आए होते हैं, अक्सर ये गलती करते हैं। आज इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्या है। देखिए, अगर हम उनसे पूछे कि भाई न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बोलेगा? डायरेक्ट बोलता है हाँ भैया न्यूट्रिशन 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ये बिल्कुल गलत है। ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप ये गलत है। वो न्यूट्रिशन तो प्रकार नहीं है। साइंस प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देता है। आप क्या बोल रहे हैं? साइंस में आपके एक वर्ड से सेंटेंस चेंज हो जाता है। सॉरी, आपके एक वर्ड से बोलने का आपका शब्द चेंज हो जाता है। आप बोलना कुछ चाहते थे और बोल कुछ देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ,
मैंने ऑफलाइन का ही बच्चा बोला, क्या बोला उसने, बोला क्या भैया ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, बिल्कुल गलत है। ऑटोट्रॉप किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेगा, उसको हम ऑटोट्रॉप बोलेंगे। और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेगा उसको हेटेरोट्रॉप बोलेंगे। अब इसमें तो बिल्कुल अंतर हो गया, दोनों में बिल्कुल अंतर हो गया। अब जैसे ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप हुआ, इस दोनों में बिल्कुल असमानता है। और वहां हम ऑटोट्रॉप है और हेटेरोट्रॉप, और ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक उसे बोलते हैं, ये एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, और हेटेरोट्रॉपिक भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। तो दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन? ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। और ऑटोट्रॉपिक को शो करते हैं सिर्फ ग्रीन प्लांट्स एवं सम अल्गीज, ग्रीन प्लांट्स एवं सम अल्गीज जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं वो उन्हें ऑटोट्रॉपिक में रखा गया है। बाकी हमारे जैसे जीव में हमारे जैसे जीवों को हेटेरोट्रॉपिक में रखा गया है। इसमें हेटेरोट्रॉपिक में भी बहुत टाइप के आएंगे, हेटेरोट्रॉपिक में भी बहुत टाइप के आएंगे, जिसमें आपके आगे पढ़ना है इसके बारे में, हेटेरोट्रॉपिक के बारे में डिटेल में। जो मृत जीवी जिसको इसमें हेटेरोट्रॉपिक को विषमपोषी बोलते हैं, इसमें मृत जीवी भी आते हैं, विषमपोषी भी आते हैं, जो एक दूसरे को मारे बिना ही उनके अंदर से न्यूट्रिशन लेते हैं। और कुछ आते हैं जो मृत जीवों पर अपना सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक, बहुत सारे टाइप जिन्हें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक क्या है और हेटेरोट्रॉपिक क्या है। बारी बारी से मैं एक वीडियो इस पे और एक वीडियो इस पे, दोनों पे एक एक वीडियो लेके आऊंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप बातें सब आपको क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में उस बात को लिखिएगा, मैं उसे देखकर पुनः मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसे का आंसर दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, जय हिंद।